हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेड एकेडमी। मैं आपका मेंटोर जैदुद्दीन फारूकी बीए की क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें ये मेरी पहली क्लास है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मेडिवल इंडिया के बारे में। सो आवर टॉपिक इज मेडिवल इंडिया। मेडिवल का जब भी मतलब आता है, हम मेडिवल से क्या समझेंगे, आइए देखते हैं। मेडिवल में ये तीन वर्ड्स हैं, दैट इज MED, 3 लेटर्स हैं ये, ठीक है। MED। देखिए, किसी भी चीज़ में अगर हम बीच की बात करते हैं तो उसमें MED या MID ज़रूर लगता है। जैसे मिडिल हो गया, मेडिवल हो गया, या अगर आप देखो किसी चीज़ में अगर ये लग गया तो इसमें मतलब दरमियानी। दरमियानी का मतलब क्या होता है? बीच वाला पीरियड, दैट इज मतलब दैट इज बीच वाला पीरियड, मिडिल पीरियड, मिडिल एज भी बोलते हैं हम इसको। अब इससे पहले वाला पीरियड क्या कहलाता है और इसके बाद वाला पीरियड क्या कहलाता है इंडियन हिस्ट्री में? इंडियन हिस्ट्री की जब हम बात करें तो पूरी इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है, दैट इज एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और ब्रिटिश हिस्ट्री, ठीक है, या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे एंशियंट की। अगर हम एंशियंट की बात करें, देन मेडिवल, एंड देन ब्रिटिश हिस्ट्री या पोस्ट इंडिपेंडेंट या प्री इंडिपेंडेंट। ये 3 तरह की हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। जिसमें आप देखोगे एंशियंट के बारे में जब हम बात करेंगे तो वो सारी चीजें जो कि हिंदू माइथोलॉजी में आती हैं या प्री इंडियन सिविलाइजेशन में आती है या इंडियन माइथोलॉजी में आती हैं, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री में। दैट इज मोहनजोदारो, इंडियन सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन। इससे भी पहले चले जाएं, रामायण, महाभारत, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे अंडर द टॉपिक ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है। जिसमें हम महाभारत को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, रामायण को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इंडियन सिविलाइजेशन जो हुए हैं, जिसको हम लोग मानते हैं कि वो दुनिया के सबसे पुराने सिविलाइजेशन थे और सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता सिविलाइजेशन थे, उन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे। नाउ आवर टॉपिक इज मेडिवल इंडिया। मेडिवल का मतलब होता है बेटा बीच का पीरियड। ये कब से स्टार्ट होता है? 710 AD से लेकर ये 1857, 710 AD से लेकर 1857 तक का जो पीरियड है, वो पीरियड हमारा कहलाता है मेडिवल, मिडिल एजेस, मिडिल एज। अब हम इस पे मजीद बात करेंगे, वो बात करेंगे कि ये एडी क्या होता है, इस एडी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आपको जानना पड़ेगा, और इसकी फुल फॉर्म पूछी भी गई है, दैट इज एडी क्या है और बीसी क्या है। देखिए, एक चीज़ आप याद रखें, मैं अगर आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री पर ही फोकस करूंगा, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री के सब्जेक्ट में हम जीएस की भी बात करेंगे, जीएस के सब्जेक्ट जब हम पढ़ेंगे तो हम हिस्ट्री की भी बात करेंगे। अगर आप हिस्ट्री को जीएस के अलावा देखोगे ना तो बोर हो जाओगे, जैसे आज तक होते चले आए हो। आज तक हिस्ट्री की बुक, हिस्ट्री की किताब केमिस्ट्री के बराबर नजर आती है। जितना साइंस के बच्चे केमिस्ट्री से परेशान हैं, उससे कहीं ज़्यादा हमारे बच्चे हिस्ट्री से परेशान हैं। उन तमाम परेशानियों का हल मेरे पास जो है वो सिंपल यही है कि आप लोगों के लिए कुछ ऐसी स्टोरीज मैं लेकर के आऊँ, कुछ अलग बुक से, अलग चीज़ों से तहकीक करके, थोड़ा छानबीन करके कुछ ऐसी चीज़ें लेकर के आऊँ जिससे आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट में थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हो जाए, ठीक है। अब थोड़े नॉलेज की बात कर लें तो एडी का मतलब होता है बच्चों एनो डोमिनी। क्या होता है? एनो डोमिनी। बीसी का मतलब होता है बच्चों बिफोर क्राइस्ट। क्या होता है बच्चों? बिफोर क्राइस्ट। अब आप ये समझो, यहां पर दोनों चीजें आप समझो। हम लोग सब जानते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जो मुस्लिम्स हैं और जो क्रिश्चियंस हैं, ज्यूज भी किसी हद तक, तीनों मजहब में ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, दैट इज जीसस क्राइस्ट। इस्लाम में भी है, ज्यूश में भी है, क्रिश्चियंस में भी है। इन तीनों मजाहिब में या तो अच्छे तरीके से या गलत तरीके से कहीं ना कहीं जीसस क्राइस्ट का जिक्र जरूर है। अब आप कहेंगे कि बुरी तरीके से किसमें है? तो आज के कुछ यहूदी जीसस क्राइस्ट को ही गलत कहते हैं, आज के, पहले के नहीं, आज के जो ज्यूज हैं उनमें से जो माइनॉरिटी ऐसी है जो कि क्लेम करती है कि ईसा अलैहिस्सलाम, दैट इज द जीसस क्राइस्ट, वाज नॉट द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, ही वाज नॉट द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। कौन कहता है? ज्यूश लोग कहते हैं, उनमें से भी माइनॉरिटी। जबकि इस्लाम कहता है ही वाज
द लास्ट सेकंड प्रॉफिट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लास्ट सेकंड प्रॉफिट कौन थे? ईसा अलैहिस्सलाम, यानी हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए वो कौन थे? ईसा अलैहिस्सलाम। और क्रिश्चियंस उनको कहते हैं ये खुदा के बेटे हैं। दो तरह के कंसेप्ट क्रिश्चियनिटी में भी पाए जाते हैं, एक ट्रिनिटी पाई जाती है, एक यूनिटरी पाई जाती है। यूनिटरी का मतलब है कि एक ही खुदा है, दैट इज द फादर ऑफ जीसस क्राइस्ट। जबकि ट्रिनिटी कहती है तीनों खुदा हैं, यानी जीसस भी खुदा है, उनकी वालिदा भी खुदा है, उनके वालिद भी खुदा है। ये दो कंसेप्ट हम क्रिश्चियंस में पढ़ते हैं। बहरहाल तो जीसस क्राइस्ट का थोड़ा इंपॉर्टेंट है एनो डोमिनी और बिफोर क्राइस्ट समझने में। क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? जो आपका डेथ डेट है, इसके जो बाद का पीरियड है वो कहलाता है एडी, और इससे पहले का जो पीरियड है वो कहलाता है बीसी, दैट इज बिफोर क्राइस्ट। अब डेथ पर कुछ लोग ताज्जुब करेंगे, क्योंकि हमें बचपन से ये पढ़ाया गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरे हैं, बल्कि वो इंतकाल नहीं कर गए हैं, बल्कि क़यामत से पहले क़ुर्ब क़यामत में दोबारा तशरीफ़ लाएंगे। ये मुस्लिम्स का अकीदा है, यानी जो प्रॉफिट जीसस हैं वो अल्लाह के पास नहीं गए हैं, बल्कि अभी उनको दोबारा दुनिया में भेजा जाएगा, उसके बाद वो इंतकाल करेंगे। अभी उनका इंतकाल नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बारे में कुरान कहता है, कुरान क्या कहता है? वमा कतलुहु, ना वो कत्ल किए गए, वमा सलबुहु, ना वो सलीब पर चढ़ाए गए, बल्कि क्या हुआ? अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। तो एडी और बीसी का मतलब आप लोग अच्छे से समझ गए हो, ठीक है। अब मैं डेट्स पर आता हूं। डेट्स पे मैंने आपको बताया 710 एडी से लेकर 1857, ये जो हमारा पीरियड है, इस पीरियड को हम बोलते हैं मेडिवल इंडिया, ठीक है। अब इस पीरियड को हम मेडिवल इंडिया क्यों बोलते हैं, आइए समझते हैं। इसके बाद वाला पीरियड मैंने अभी बताया, इसके बाद वाला पीरियड ब्रिटिश का है, इससे पहले वाला पीरियड हिंदू माइथोलॉजी का, हिंदुइज्म का है, जो आर्यंस का है, और बीच का जो पीरियड है यह मुस्लिम पीरियड भी कहते हैं बेटा। इसे क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं मुस्लिम पीरियड? उसकी वजह यह है कि पहली बैटल ऑफ एरर, first Arab came to India in 710 AD and fought the Battle of Error with Raja Dahir and defeated Raja Dahir in the Battle of Error in the place of Sindh. सिंध की जगह पर सिंध के राजा जिनका नाम राजा दाहिर था, उनको कत्ल किया किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने, जो कि पहला अरब इन्वेडर था। अब आइए उनके बारे में तफसील से जानते हैं कि वो कौन थे, यहाँ क्यों आए और आने की ज़रूरत क्या पेश आई, देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ, मेरे जो हिस्ट्री पढ़ाने का अंदाज़ है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो ये है कि आजकल सरकारी हिस्ट्री चल रही है, आप सबको पता है, एनसीईआरटी पूरी तरीके से बदल के रख दी गई है। सीबीएसई बोर्ड ने भी ये बहुत बड़ी हिमाकत की है कि जो मुगल्स के चैप्टर्स थे, जो अच्छे जिनको लफ्ज़ों में फ्रेम किया गया था, उन सबको बदल दिया गया है और एक क्रूअल शासक के तौर पर मुगल्स को दिखाया गया है। मैं उस पर नहीं जाता कि वो क्रूअल थे, वो नॉर्मल थे, अच्छे थे, बुरे थे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप लोग उन सबको बुरा कहोगे तो भी मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उन सबको अच्छा कहोगे तो भी मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ना मुगल्स को कोई अच्छा राजा मानता हूँ ना बुरा राजा मानता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं राजा को राजा मानता हूँ, एंड राजा इज़ ऑल अबाउट राजनीति। इस बात को समझना पड़ेगा बेटा। हिंदुस्तान की आवाम थोड़ी जज्बाती आवाम है, वो राजनीति नहीं समझती, राजतंत्र को नहीं समझती। राजतंत्र या राजनीति का मतलब होता है राज करने के लिए आप कोई भी तंत्र इस्तेमाल करो और कोई भी नीति इस्तेमाल करो, बट यू हैव टू बी द किंग एंड यू रिमेन विल बी द किंग। बस ये दो स्ट्रैटेजीज हैं, एक तो आप किंग बनाए जाओ, दूसरा आप ही किंग रहो। इन दो स्ट्रैटेजीज पे वर्क करती थी इंडियन हिस्ट्री। बस ना कोई मुसलमान था ना कोई हिंदू था, ना हिंदू ने इस वजह से हमला किया कि वो मुसलमान को, कि वो सामने वाले का मजहब मुसलमान है, इस्लाम है, ना किसी इस्लाम वाले ने यानी मुसलमान ने इसलिए हमला किया कि वो जिस पर हम हमला कर रहे हैं वो शख्स हिंदू है, नहीं, बल्कि ये सब एक कॉन्स्पिरेसी है। आप असल जो मतलब है वो सिर्फ है राज करना, दैट इज राज। बात समझे? पावर। आप कहो कि जैद सर फुला राजा ने तो इतने मंदिर तोड़े हैं, बताइए आप इस बात को सही समझते हैं गलत? मैं ये कहूंगा
कि मैं अगर किसी राजा ने मंदिर तोड़ा है, बिल फर्ज अगर तोड़ा है, मैंने कहा तोड़ा है, अब मैं ये समझाऊंगा आपको वो चीज सही थी या गलत थी, इसका पैरामीटर वो राजा डिसाइड करेगा। अगर उस मंदिर को लूटने के बाद वो राजा बन गया और राजा बना रहा तो ये उसके लिए बेहतर है। आप मुझसे कहोगे जैद सर, या कोई मुस्लिम मुझसे पूछेगा जैद सर, फलां शख्स जो है उसने इतनी मस्जिदें तोड़ी या इतनी मस्जिदों में आग लगाई या इतनी मस्जिदों को लूटा, क्या ये चीज़ सही थी या गलत थी? मैं उससे ये कहूँगा कि अगर मस्जिदों को लूटने के बाद उसका शासन, उसका राजतंत्र उसी तरह कायम दायम रहा और उसको मजीद तरक्की मिली इस चीज़ से, तो मैं ये कहूँगा उस राजा के लिहाज से वो चीज़ सही थी। क्यों? क्योंकि बेटा आप लोग पढ़ रहे हो हिस्ट्री, हिस्ट्री में राजा महाराजा होते हैं, एंड राजा महाराजा, बादशाह, खलीफा इज ऑल अबाउट द पावर। उन्हें अगर मुसलमान होते हुए मंदिर जलाने पर पावर मिल रही है वो उस चीज़ को जलाएंगे, अगर उन्हें हिंदू होते हुए मस्जिदों को तोड़ने में पावर मिल रही है वो उस चीज़ को करेंगे। आज का हम मोटा मोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आज भी लोगों को क्या चाहिए बेटा? पावर। आज आप मंदिर पे तो हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन आजकल मंदिर, आप मस्जिदों का हाल देख रहे हो, सबके ऊपर भगवा, इतनी बाहर इतने तेज डीजे। क्यों? क्योंकि इट्स ऑल अबाउट पावर, दे वांट पावर। और एक तबका ऐसा है हिंदुस्तान में जो इन सब चीज़ों से खुश होता है, वो जाकर वोट डाल के आता है, उन्हें पावर मिल रही है, वो इस चीज़ को मजीद बढ़ावा दे रहे हैं। खत्म हो गई बात। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगी कि हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अपने जज्बात को, इन सब को बालाए ताक रखे एक राजा की नज़र से देखेंगे कि ये चीज़ हमारे स्टेट के लिए बेहतर थी या बेहतर नहीं थी। बस आप कहोगे कि उन्होंने लूटा, फलाना किया, ढिमाका किया, ये सब टोकरी में फेंकने वाली बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जो रियल हिस्ट्री है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। आप ऐसा समझो, जो लुटेरे थे वो आए, लूटा गया, लेकिन वो लूट क्यों पाए? एक भी लुटेरा, मैं आपको सही बता रहा हूं, एक भी लुटेरा ऐसा नहीं है इंडियन हिस्ट्री में जो किसी ना किसी हिंदू या मुसलमान राजा की मदद के बगैर हिंदुस्तान में आकर लूटपाट की हो। नॉट इवन अ सिंगल नेम, एक भी राजा नहीं। मोहम्मद गौरी आया, यहीं के हिंदू राजा ने उसको सपोर्ट किया। बाबर आए, यहीं के हिंदू राजा ने उसको सपोर्ट किया। तैमूर आया, यहीं के हिंदू राजा ने उसको सपोर्ट किया। आप हरगिज हरगिज ये नहीं कह सकते कि किसी भी हिंदू राजा के सपोर्ट के बगैर या हिंदू राजाओं की यूनिटी के बावजूद कोई बाहर से आ गया, हमें मार के चला गया। ये तो भाई टोकरी में फेंकने वाली बात है, ये पॉसिबल ही नहीं था। तो मैं, पहली क्लास है आज आप लोगों की, तो मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि अपने जज्बात को साइड में रखें। एक ब्यूरोक्रेट बनकर, एक अच्छे जिसको बोलते हैं सिविलाइज मैन बनकर, ये नहीं कि उसने हमारी मस्जिद तोड़ दी, उसने हमारा मंदिर तोड़ दिया, वो ऐसा था, वो फलाना था, ढिमाका था। ये सब चीज़ें एक बेपढ़ा लिखा जो है अगर करे तो वो काबिल कबूल है। पढ़ा लिखा अगर शख्स ऐसी बातें करेगा तो वो काबिल कबूल नहीं। ठीक है, बात करते हैं 710 एडी। 710 एडी क्या होता है? 710 एडी जरा ध्यान से समझो। देखें बेटा, ये है जो ये स्टेट है, ये है हमारा गुजरात। कैपिटल है गांधीनगर। स्टेट है गुजरात, कैपिटल है गांधीनगर, फेमस शहर अहमदाबाद। गुजरात जो है वो सबसे ज्यादा फेमस अपने पोर्ट की वजह से था। ये पोर्ट है गुजरात का, जहां तमाम समुद्री बेड़े यानी समुद्री जहाज बड़े बड़े कंटेनरों में माल लाते थे हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान से माल लेकर जाते थे, जिसको हम बोलते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है बेटा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा कौन से पोर्ट पे होता था? गुजरात पोर्ट पे होता था। और क्यों गुजरात पोर्ट पे होता था? अब इसकी वजह क्या है? सबसे ज्यादा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुजरात में होने की वजह इसकी कोस्ट लाइन है बेटा। कोस्ट लाइन कौन सी लाइन होती है? वो लाइन जो कोई स्टेट, कोई नदी, वो कोई स्टेट या कोई शहर समंदर को टच कर रहा हो, उसको हम बोलते हैं कोस्ट लाइन। तो ये जो बेटा लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, इसको हम बोलते हैं कोस्ट लाइन। और गुजरात की जो कोस्ट लाइन है वो लॉन्गेस्ट है पूरे इंडिया में। एक बार क्वेश्चन आया है, द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया, विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? सो द आंसर इज गुजरात। गुजरात। अब आप कहोगे कि सर ये इतना बड़ा केरला है,
तो इसकी तो ये लाइन ज्यादा है जबकि गुजरात की कम है। तो गुजरात की जो लाइन है ना बेटा, उसको हम स्ट्रेच करेंगे। क्या करेंगे? देखो, ये जो आ रहा है ना, ये जो आ रहा है ना, ये इसको हम जब स्ट्रेच करेंगे, जब इसको हम खींचेंगे, लास्ट सिटी जिसको बोलते हैं, जब हम इसको खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और लंबी कोस्ट लाइन बन जाएगी। तो जाहिर है इंपोर्ट एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा कहाँ होगा? यहाँ। ठीक है। अब यहीं पर ऊपर पाकिस्तान में एक जगह है जिसको बोलते हैं सिंध। सिंधी सिविलाइजेशन बहुत पुराना है, आप सबको पता है। सिंधी सिविलाइजेशन इतना पुराना है, सिंधी सिविलाइजेशन, कि जबान के बेस पर वो पाकिस्तानियों से ही डिमांड कर रहे हैं कि हम आपकी उर्दू क्यों बोलें। सिंधी सिविलाइजेशन, सिंध का सिविलाइजेशन उर्दू से लाख हजार साल पुराना है, 1 लाख साल पुराना है। और हकीकत बात है, उर्दू तो अभी ताज़ा तरीन जुबान है। सिंधी कल्चर, सिंधी सिविलाइजेशन उर्दू से कई हजार साल पुराना है। तो वो आपकी उर्दू क्यों बोलेंगे? वो तो अपनी सिंधी में एंजॉय करेंगे, और करने भी देना चाहिए। खैर, मैं अभी उस तरफ नहीं जाता। जबानों का जब हम पढ़ेंगे, उर्दू लिटरेचर के बारे में जब हम पढ़ेंगे, तब हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। बहरहाल सिंध है एक शहर। 710 एडी में इस शहर का बादशाह था राजा दाहिर। क्या नाम था बच्चों? इस शहर का नाम था राजा दाहिर। राजा दाहिर के ऊपर ये इल्जाम था कि राजा दाहिर क्या करते हैं जनाब, जो भी अरब से काफिला आता है उसको लूट लिया करते हैं। अब जाहिर है कोई किसी की टेरिटरी में घुसेगा तो उसका हक है। अब यहां से बड़े बड़े शिप्स आते थे, और आप लोगों को पता है कि पहले जमाने में शिप्स जो होते थे वो ऐसे होते थे, लंबे लंबे पर्दे वाले। जा कहीं रहे, पहुंच कहीं रहे। जब मलिका विक्टोरिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला काफिला भेजा था, तो तीसरा काफिला जहांगीर तक पहुंचा था। शुरू के दो पता ही नहीं कि कहाँ गए। तीसरा काफिला हिंदुस्तान तक ब्रिटेन से सही सलामत आ पाया था। शुरू के दो जहाज पता ही नहीं कि गए कहाँ, क्योंकि पर्दे वाली कश्तियां होती थी। रुख हवा का अगर सही है तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, रुख हवा का गलत आ गया तो फिर आप पता नहीं, अगर कोई तूफान आ गया, कोई मौज हो गई, तो पता नहीं आप लोग कहाँ जाके मरोगे। कुछ नहीं पता था पहले ज़माने में। आजकल तो शिप्स हैं और बहुत बड़े बड़े कंपस होते हैं जिसकी वजह से हम डायरेक्शन का अंदाज़ा लगाते हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो पहले जब वो कश्तियाँ यहाँ से निकलती थी केरला जाने के लिए, तो केरला जाते पे रास्ते में राजा दाहिर का शहर सिंध पड़ता था। और सिंध, ये पूरा इलाका सिंध के कब्जे में, यानी राजा दाहिर के कब्जे में था, जिसकी वजह से कश्तियों को लूट लिया जाता था। जब कश्तियों को लूट लिया जाता था तो मुसलमान हुक्मरानों को इस चीज़ की खबर हुई। तो मुसलमानों में तमाम के तमाम, उस वक्त फौज कोई नहीं थी, उस वक्त कोई फौज नहीं थी। क्यों? मुसलमानों की फौज कहाँ थी? मुसलमानों की फौज उस वक्त चाइना में थी, स्पेन में थी, अफ्रीका में थी, और तीनों तरफ जंगें लड़ रही थी। आप समझ रहे हो मेरी बात को? यानी इस्लामिक खलीफा अगर आप बोलोगे, मैं आपको बताऊं, ये पूरी दुनिया है। इस दुनिया पे उस वक्त लगभग 1/3 हुकूमत मुस्लिम्स की थी। अब मुस्लिम्स कैसे हुकूमत करते थे आपको इसका अंदाजा होगा शायद, और नहीं है तो मैं आज बता दूंगा आपको। मुस्लिम्स किस तरह हुकूमत करते थे? मुस्लिम्स ने अपनी टेरिटरीज बांट रखी थी। फॉर एग्जांपल, ईरान एक टेरिटरी हो गई, इराक एक टेरिटरी हो गई, सीरिया एक टेरिटरी हो गई, यमन एक टेरिटरी हो गई, इजिप्ट एक टेरिटरी हो गई, मदीना एक टेरिटरी हो गई। तो इस तरह से स्टेट्स को हम लोगों ने बांट दिया था। अब स्टेट्स के कौन होते थे? गवर्नर। यानी इन तमाम जगहों के क्या होगा? गवर्नर होंगे। ईरान का गवर्नर, इराक का गवर्नर, शाम का गवर्नर, मिस्र का गवर्नर, इन सब जगहों के क्या होते थे? गवर्नर। और इन सब गवर्नर, द गवर्नर ऑफ द गवर्नर, इन सब गवर्नर का एक राजा होता था जिसको हम बोलते थे खलीफा, यानी दैट इज कैलिफ। द मोस्ट पावरफुल इन द इस्लामिक हिस्ट्री जो शख्स रहा है उसको हम कैलिफ बोलते हैं। यानी सारी, वो जिस गवर्नर को चाहे हटा दे, जिस गवर्नर को चाहे लगा दे, उसके पास इतनी ताकत होती थी कि अगर वो चाहे तो एक भीख मांगने वाले को किसी मुल्क का गवर्नर बना दे और उस मुल्क के गवर्नर को भीख मांगने पे मजबूर कर दे। और वाकई ऐसा हुआ है। इतनी पावर होती थी कैलिफ के पास, खलीफा के पास। आप सोच रहे हो, दुनिया में 1/3 दुनिया का मालिक, तो पावर तो उसके पास होगी। लेकिन उस वक्त मजबूरी क्या थी कि मुसलमानों की फौजें
तीनों जगह लड़ रही थी, चाइना में भी, स्पेन में भी और अफ्रीका में भी। अब आप कहोगे कि सर ये तीनों जगह लड़ क्यों रही थी? तो जाहिर है उस जमाने में इस्लाम एक्सपेंड कर रहा था, तो जो जो इस्लाम के मुकाबले में आ रहा था उससे जंग लड़ी जा रही थी। तो जब जंग नॉर्मल तो लड़ी नहीं जाएगी, फौजों के साथ लड़ी जाएगी। तो आधी फौज चाइना में थी और उसको लीड कर रहे थे कुतैबा बिन मुस्लिम। ये सिलेबस में नहीं है, बस इसलिए बता रहा हूं ताकि एक जनरल नॉलेज बढ़े। स्पेन में थे तारिक बिन जियाद, अफ्रीका में थे मूसा बिन नुसैर, आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तारिक बिन जियाद का। स्पेन में जाते हैं जनाब, फौज कितनी है? 7,000। कितनी फौज है बच्चों? 7,000, महज 7,000 की फौज। सामने रॉड्रिक है जो पूरे फ्रांस का और पूरे स्पेन का मालिक है। सामने कौन है? रॉड्रिक। फौज कितनी है? 1,50,000। कुछ स्टोरियंस ने 1 लाख लिखा है, कुछ स्टोरियंस ने 1,50,000 लिखा है। और इन बेचारों के पास कितनी? 7,000 फौज। और जब अफ्रीका से, अगर आप मैप में, वर्ल्ड मैप यहां पर है नहीं, मैं दिखाऊंगा किसी दिन, वर्ल्ड मैप पे अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका से निकलेंगे आप तो स्पेन पहुंचेंगे। तो अफ्रीका से निकले 7 जहाजों में, कितने? 7 शिप्स, बड़े बड़े शिप्स। इस पे घोड़े भी हैं, खाने पीने का सामान भी है, और बहुत सारे 7,000 सोल्जर्स हैं 7 शिप्स में। 7 शिप्स जाके स्पेन के किनारे में लगते हैं, और स्पेन के किनारे पे जब 7 जहाज लगते हैं, और जब देखता है ना तारिक बिन जियाद फौज, 1.5 लाख की फौज, हमारे पास सिर्फ 7,000, पूरी फौज का मोरल डाउन हो गया। और सब लोग कश्ती की तरफ देखने लगे, शिप्स की तरफ देखने लगे कि क्या यार, क्या कहीं ऐसा ना हो कब भागना पड़ जाए कभी। है तो उसने क्या किया, तारिक बिन जियाद ने 7 के 7 शिप्स को आग लगा दी। 7 के 7 शिप्स को आग लगा दी, और कहा कि या तो अब इस मुल्क पे हमारा झंडा होगा और हम फाते होंगे, या इस मुल्क में हमारे कब्रिस्तान होंगे, पीछे जाने का रास्ता अब नहीं। 7 के 7 शिप्स को आग लगा दी, अब पीछे नहीं जाना है। और फिर दुनिया ने देखा कि इन जंगजुओं ने पूरी की पूरी रॉड्रिक फौज को खत्म कर दिया था, और स्पेन मुसलमानों की मिल्कियत में आया था। तो आप समझ रहे हो ना कितना ज्यादा मुश्किल था। यही फौज नहीं है, कम पड़ रही है। अब ऐसे वक्त में हिंदुस्तान से जंग छेड़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, छेड़ ही नहीं सकते थे। तो ईरान का जो गवर्नर था उस जमाने में, इराक का, उसका नाम था हिज्जाज बिन यूसुफ अस-सकफी। इतना ही याद रखें आप, हिज्जाज बिन यूसुफ, द गवर्नर ऑफ इराक। बहुत ही जालिम बादशाह था। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि इस्लामी था, अब देखो मैंने, मुसलमान है, अरब है, सब चीज़ है, लेकिन जालिम है तो जालिम है, खत्म हो गई बात। अब मैं इस पर रोने लग जाऊंगी, नहीं आपने इसको जालिम कैसे कह दिया, तो ये तो गलत हो जाएगा भाई। हिस्ट्री जिसको जिस तरह पढ़ाई जाए उस तरह पढ़ी जाए, ठीक है, उसमें जज्बात काम नहीं करते। हिजाज बिन यूसुफ अस्सकफी, अगर मैं कहूं कि हिंदुस्तान इस्लामी तारीख में 5 जालिम तरीन बादशाहों के नाम, तो उसमें से एक हिजाज बिन यूसुफ अस्सकफी की जगह हो। इसके बारे में एक बहुत ही ज़रा मशहूर वाकया है। जनाब जो है वो जा रहे थे, आप सब ने मूवी दबंग देखी होगी सलमान खान की, दबंग। दबंग मूवी में, दबंग फर्स्ट में, सलमान खान सोनाक्षी सिन्हा को जब पसंद करते हैं तो वो मेंढे बनाती होती है, यानी मिट्टी के बर्तन। एन इसी तरह जब ये इराक पहुंचते हैं ना जनाब चार्ज लेने, तो जब चार्ज लेने इराक जाते हैं तो वहां पर मेंढे बना रही होती है एक औरत, और इंतहाई हसीनो जमील खूबसूरत औरत होती है। इनका दिल आ जाता है उस पर, और वो कहते हैं कि मलिका इराक बनोगी। अब कहाँ मेढे बनाने वाली हो, कहाँ मलिका इराक? कहती है हाँ बिल्कुल बनूंगी। तो हिजाज बिन यूसुफ उससे शादी कर लेते, और शादी करने के बाद, अब जालिम आदमी तो जालिम होता है, शुरू में तो बहुत प्यार होता है, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद अपना जुल्म जो है वो अपनी बीवी पर भी उतारने लगता है, यानी बीवी भी अब जुल्म का शिकार हो जाती है। अब बीवी को ये क्या कहता है, अलग महल बनवा के दे देता है कि भैया मेरा तुमसे अब कोई मामला नहीं है, तुम अलग महल में रहोगी, मैं अलग महल में रहूंगा, बस खत्म हो गई बात। अब जब ये होता है ना कि तुम अलग महल में रहोगी, मैं अलग महल में रहूंगा, तो कई दिनों तक ये मिलने नहीं जाता। जब मिलने नहीं जाता है
तो अब सबसे बड़ी बात क्या होती है, हिज्जाज बिन यूसुफ अपना एक स्लेव भेजता है इनके पास। कौन भेजता है? स्लेव। कि तुम जाओ, ये गधा ले जाओ, इसके ऊपर सोनी चांदी जवाहरात सब चीज है, और जाओ उससे कहना हिज्जाज बिन यूसुफ ने तुम्हें तलाक दे दी, और जाओ अपनी बाकी की जिंदगी ऐश से काटो, अब तुम्हारा हिज्जाज से कोई लेना देना नहीं। जब ये स्लेव उनके पास जाते हैं और कहते हैं आका ने तुम्हें तलाक दे दी है, तो वो ये पूरा गधा सोने से भरा हुआ उस गुलाम को गिफ्ट कर देती है कि तूने आज मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है कि तू ये है तो स्लेव, लेकिन फिर भी ये सोने जवाहरात से बड़ा भरा हुआ गधा ये मैं तुझे दे रही हूं। इतना जालिम बादशाह था। अब इसी गली से गुजर होता है इस्लाम के खलीफा का, क्योंकि ये तो गवर्नर है। गवर्नर मैंने आपको बताया छोटी पोस्ट होती है, खलीफा बड़ी पोस्ट होती है। अब इराक में गुजर हुआ कैलिफ का, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक कैलिफ थे उस जमाने के। उन्हें भी ये पसंद आ गई, मेड़े बना रही थी। उन्होंने कहा मलिका इस्लाम बनोगी? अब वो तो और बड़ा ओहदा। बोली हाँ बिल्कुल बनेंगे। तो बोले लेकिन एक मेरी शर्त है। का शर्त क्या है? का हिज्जाज बिन यूसुफ अस्सकफी को बुलाइए, मुझसे निकाह कीजिए, और मुझसे निकाह करने के बाद मेरी बारात इराक से सीरिया जाएगी, और सीरिया जाएगी कैमल पर, ऊंट पर, और उस ऊंट की नकेल, ऊंट की रस्सी हिज्जाज बिन यूसुफ सकफी के हाथ में होगी, और वो पैदल मुझे छोड़ के आएगा। और ये हुआ था। हिज्जाज बिन यूसुफ सकफी पैदल ये बारात छोड़कर सीरिया आए थे। ऐसे बदला लिया था इस औरत ने हिज्जाज बिन यूसुफ से। अब आप समझ गए होंगे कि ये शख्स कैसा था। ऐसे वक्त में हिज्जाज बिन यूसुफ अस्सकफी को पता चला कि एक राजा है जिनका नाम है राजा दाहिर। और अगर मैं एग्जैक्ट वो स्टेटमेंट कोट करूं तो उन्होंने कहा था कि अब बकरियां भी शेरों को सींग दिखाने लगी, यानी राजा दाहिर के बारे में उन्होंने ये बात कही थी। इन्होंने एक छोटी सी आर्मी की टुकड़ी लेकर भेजा अपने भतीजे को, दैट इज मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम को भेजा और कहा कि मोहम्मद बिन कासिम जाओ, और एक शख्स है राजा दाहिर सिंध की सरजमीन पर बड़ा परेशान कर रहा है, जाओ और तहतीक कर दो। हैरत होगी आपको जानने में, आज मैं जिसको भी लेक्चर जो भी मेरा सुन रहा है उसमें से शायद ही कोई हो जिसकी उम्र 17 साल से कम हो। शायद ही कोई हो, अगर होगा इक्का दुक्का निकल आएगा कि जिसकी उम्र 17 साल से कम हो। इस वक्त पर यह शख्स 17 साल का था। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। ये हिंदुस्तान आया, इसने एक बैटल लड़ी, जिस बैटल के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, दैट इज द बैटल ऑफ एरर, 711 AD। राजा दाहिर वर्सेस मोहम्मद बिन कासिम, एंड मोहम्मद बिन कासिम किल्ड राजा दाहिर। कौन सी जगह थी? सिंध। और अब पूरा का पूरा सिंध यानी आज का पाकिस्तान किसके अंडर में आ गया था? मोहम्मद बिन कासिम के अंडर। इस तरह से फर्स्ट इन्वेजन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया हैपेंड। पहला इन्वेजन जो मुसलमानों का हुआ तो वो ये हुआ। मैंने आपको पूरी की पूरी स्टोरी बता दी है, आप लोग क्लास ले लीजिए। सबसे बड़ी और अहम चीज, 5-7 क्वेश्चन में बनेंगे, आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, ऐसे ही हम वर्बल डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट मुस्लिम, नेम द फर्स्ट मुस्लिम हु इन्वेड इंडिया इन 710 AD। द आंसर इज मोहम्मद बिन कासिम, फर्स्ट आंसर। सेकंड, which battle fought by the Muslim ruler in from राजा दाहिर? कौन सी बैटल है? द बैटल ऑफ एरर, AROR, अरोर भी बोल सकते हो। अरोर, अरोर वैसे हिंदी में उसका नाम उस जगह का अरोर ही है। अरर भी बोल सकते हैं, अरोर भी बोल सकते हैं, एरर भी बोल सकते हैं, जो आप मर्जी, जो प्रोनाउंसिएशन आपको, पुराने नाम है बहुत, तो आप जिस प्रोनाउंसिएशन को पसंद करते हो वो बोल दो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, हु सेंड मोहम्मद बिन कासिम? द आंसर इज, हु सेंड मोहम्मद बिन कासिम? आंसर इज हिज्जाज बिन यूसुफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज्जाज बिन यूसुफ was the governor of Iraq, ठीक है।
फिफ्थ क्वेश्चन, अब मुझे एक चीज आप बताइए, एक थोड़ा सा मैं ये देखूंगा कि आप लोग को में से कितने लोग क्वेश्चन हाजिर रहे क्लास में। मुझे आप ये बताओ, जब मैंने ये मैप बनाया था तो मैंने एक बार में केरला भी हाईलाइट किया था, ये केरला हाईलाइट किया था मैंने, और मैंने कहा था कि यहां से जहाज आते हैं तो कहां जाते हैं, केरला। तो अब मुझे बताओ कि मुसलमान सबसे पहले भारत में कौन सी सरजमीन पर आए, क्या गुजरात पर आए? द आंसर इज नो। क्या, कहां आए? केरला में। और क्या करने आए? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, दैट इज ट्रेड। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या बना? मुस्लिम्स फर्स्ट केम टू इंडिया फॉर, मुसलमान सबसे पहले हिंदुस्तान में क्या करने आए थे? ट्रेड। कहां पर करने आए? केरला में। अब एक बात, जनरल नॉलेज की आईक्यू टेस्ट है आप सबके लिए, कि सबसे पहली मस्जिद हिंदुस्तान में कहां बनाई जाएगी? जाहिर है जब सबसे पहले मुसलमान हिंदुस्तान में केरला में आएगा तो सबसे पहली मस्जिद भी कहां होगी? केरला में होगी। तो फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया इज इन केरला। नाम क्या था इस मस्जिद का? नाम क्या है? चेरामन जुमा मॉस्क। सिक्स क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम केम टू इंडिया इन एट द एज ऑफ, उम्र कितनी थी? 17 साल। ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। मोहम्मद बिन कासिम का इससे बाहर तकरीबन कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। कल हम डिस्कस करेंगे आगे के राजाओं के बारे में, और जैसे जैसे डेट्स पढ़ती चली जाएंगी वैसे वैसे राजाओं के बारे में आप लोग पता करते चले जाओगे, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। ये आज हम लोग एंड करते हैं, और आप लोगों में से कोई भी डाउट हो किसी को भी तो प्लीज आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? थैंक यू।